हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आपकी क्लास 12 से रिलेटेड जो आज चैप्टर लेकर आए हम, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2। आप सभी को पता है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कोल्ड वार, वो चैप्टर सिलेबस में नहीं आता है जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो इसलिए सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सेकंड चैप्टर का जो नेम रहेगा हमारा वो रहेगा द एंड ऑफ बायोपोलारिटी। बायोपोलारिटी का मतलब होता है बाय यानी दो, पोलर यानी दो पोल, जैसे नदन और सदन। वैसे ही बायो का पोलारिटी में क्या आएगा, दो पावरफुल जो कंट्रीज हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आती है सोवियत यूनियन। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर कम इनटू बिगिन आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917. The revolution was inspired by the ideals of socialism and the need for an egalitarian society as opposed to कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर हम नोट्स के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर आता है द एंड ऑफ बायोपोलारिटी, उसमें दो पावरफुल कंट्रीज़ के बारे में बताएगा। तो पावरफुल कंट्री में एक यूएसएसआर रहेगी और दूसरी यूएसए। तो यहाँ पर यूएसएसआर की फुल फॉर्म बताई गई है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यहाँ इसकी जो स्टार्टिंग है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की रशिया में 1917 से हुई है। तो आप कई बार क्वेश्चन आ सकता है रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई है, तो आपको टाइमिंग याद रखनी है 1917। द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड द नीड फॉर एग्लिटेरियन सोसाइटी एज अपोज टू कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर क्या बताया, जो रिवॉल्यूशन हुई है ये किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुई है। जो रसिया था वो सोशलिज्म की जो आइडियाज़ रखता था, लेकिन इसके विरुद्ध जो दूसरा जो कंट्रीज़ है या दूसरे जो सोसाइटी है, जो स्टेट रहा है, वो किसके नीड रखता था, वो था कैपिटलिज्म की। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई सोवियत यूनियन तो क्या रहेगा, सोशलिज्म रहेगा, यानी सोशलिज्म को इंस्पायर्ड करने वाला रहेगा, और दूसरा जो यूएस रहेगा वो कैपिटलिज्म को इंस्पायर्ड करने वाला रहेगा। तो दोनों पावरफुल जो कंट्रीज हैं, दो पावरफुल जो महाशक्तियां हैं, तो किस तरीके से वो अलग अलग होती हैं और किस तरीके से पहले इकट्ठे होने के बाद दोनों अलग अलग पावरफुल कंट्रीज बनती हैं। After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist force came अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। तो क्या बताएगा कि भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वार का ख़त्म हो जाता, तो सेकेंड वर्ल्ड वार कब ख़त्म होता है, स्टार्टिंग होती है इसकी 1939 से और ख़त्म होता है 1945 में। तो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ रही हैं, जो सोवियत आर्मी के जो लिबरेटेड रहते हैं, यानी जो आज़ाद थे, किस तरीके से उनको फोर्स किया जाता है कि भाई वो किसके उसमें रहें, जो यूएसएसआर के अंडर में, यानी यूएसएसआर के कंट्रोल में रहें। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई दो पावरफुल, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत होता है तो दो ध्रुव यानी जो दो पोल्स थे वो कौन कौन से थे, एक थे मित्र राष्ट्र, एक थे धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, यूएस था, यूएसआर था और ब्रिटेन था। लेकिन जो धुरी राष्ट्र थे उसमें था जर्मनी, जापान और इटली। यहाँ पर किसकी जीत होती है, जो राष्ट्र थे यूएसए, जिसको हमने मित्र राष्ट्र बोला है, यूएसए, यूएसएसआर है और ब्रिटेन। तो यहाँ पर जब इनकी विजय हो जाती है तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद है, तो ये क्या चाहते हैं कि भाई वो अपना ये चाहते हैं कि भाई इस वार में जीतने का हमारा जो मकसद रहा है वो यूएसएसआर ज़्यादा पावरफुल रहेगा इसमें या फिर यूएसए। तो इस तरीके से जो यूएसएसआर है वो जो कंट्रीज़ थी उनको अपने हिस्से में मिलाना चाहता था, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी। देयर वाज चेंज इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूएसएसआर। देन द सोवियत इकोनॉमी बिकेम मोर डेवलप्ड than the rest of the world except the US. However, the Soviet system became very bureaucratic and
authoritarian. It made life very difficult for its citizens. It in the arms race, the Soviet Union managed to match the US from the time to time, but at great cost. तो यहाँ क्या बताया, देयर वाज ए चेंज इन द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूएसएसआर। यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जो आया, जिसने यूएसएसआर ने जो चेंज किया, तो इससे सोवियत इकोनॉमी क्या बन गई, मोर डेवलप्ड बन गई। और अगर जो यूएस है उस समय क्या है, ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वर्ल्ड में यूएसएसआर पावरफुल शक्ति है या यूएस है। इस तरीके से जो सोवियत सिस्टम था वो ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियंस की तरफ चल रहा था, वेरी ब्यूरोक्रेटिक था और ऑथोरिटेरियन था। इनकी जो लाइफ थी, जो यहाँ के जो सिटीजन थे, वो उनकी जो लाइफ थी वो कैसी होती जा रही थी, मोर डिफिकल्ट होती जा रही थी। इन आर्म्स रेस सोवियत यूनियन मैनेज द मैच यूएस द टाइम टू टाइम बट एट ए ग्रेट कॉस्ट। ये क्या कह रहा है कि सोवियत यूनियन की जो आर्म रेस थी वो यूएस से मैच करने के लिए टाइम टू टाइम क्या करती जा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब मैच तो थी लेकिन इससे उनका ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि भाई यूएसएसआर और यूएस दोनों ही मोर डेवलप्ड कंट्रीज थी, दोनों की पावरफुल जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी, अच्छी थी, और पॉलिटिकल सिस्टम भी दोनों का अच्छा था। लेकिन जो सोवियत सिस्टम क्या चाहता था कि जो कंट्रीज, जो हारी हुई कंट्रीज है उसके अंडर में कार्य करे। तो इस तरीके से वहाँ का जो सोवियत सिस्टम था वो धीरे धीरे से वेरी ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन होता जा रहा था, जिससे जो सामान्य सिटीजन थे उनकी जो लाइफ थी वो प्रभावित हो रही थी। और इस तरीके से जो आर्म्स रेस थे वो सोवियत यूनियन मैनेज नहीं कर पा रहा था, किसके साथ मैच करके, यूएस के साथ मैच करके। तो टाइम टू टाइम वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो ग्रेट कोस्ट थी तो उस ग्रेट कोस्ट के बारे में सोचा गया। तो नेक्स्ट क्या दिखाया गया है यहाँ पर, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो किस यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से जो माइकल गोर्बाचेव थे और यूएसएसआर का विघटन या डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं, किस तरीके से हो गया। माइकल गोर्बाचेव हु हैड बिकेम ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985 sought to reform the system. He introduced the economic and political reform policies of a perestroika या restructuring and glasnost openness, but later his policies were criticized. तो यहाँ पर क्या बताया, माइकल गोर्बाचेव हुए बिकेम जनरल सेक्रेटरी, क्या बने, जो बिकेम क्या बने थे, जनरल सेक्रेटरी बने, किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में इन 1985 में। तो वो सिस्टम में क्या करना चाहते थे, रिफॉर्म यानी सुधार करना चाहते थे। ही इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की जो पॉलिसीज बनाई, जिसको स्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस। तो उसने जो अपनी पॉलिसी थी वो जो जिनको दोबारा से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया और ओपननेस अपनी इस पॉलिसीज में क्या सुधार करने की कोशिश की, जो जिसमें उसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन बाद में जो पॉलिसीज थी उनके ऊपर कड़ी आलोचना की गई। तो आपको इस पैसेज में क्या बताया, याद रखना है कि गोर्बाचेव कौन था। तो गोर्बाचेव कौन था, माइकल गोर्बाचेव क्या था, एक जनरल सेक्रेटरी था, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का, जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी थे। और वो कब बना, इन 1985 में। तो वो क्या करना चाहता था, सिस्टम में सुधार करना चाहता था, इसलिए उसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो पॉलिसीज, जो सुधार करने की पॉलिसीज थी उनको इंट्रोड्यूस किया। तो उसकी पॉलिसीज कुछ समय तक तो सफल रही, लेकिन बाद में उसकी जो पॉलिसी थी वो इतनी सफल नहीं हुई। उनकी जो पॉलिसीज थी उसकी क्या की गई, आलोचना की गई। नेक्स्ट क्या बताया गया है यूएसएसआर के बारे में, ए coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. The people did not want the old-style rule of the Communist Party and wanted freedom. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई
जो कूप था यानी जो 1991 में क्या हो चुका था, ये घटना जो घटित हुई है कम्युनिस्ट पार्टी की, कि किस तरीके से 1991 में किसका विघटन हो जाता है, यूएसएसआर का विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है या डिसोल्यूशन हो जाता है। द पीपल डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वांटेड फ्रीडम। तो जो मेन जो सिटीजन थे वहाँ के, जो यूएसएसआर के लोग थे, यानी उनके जो अंडर में आने वाले जो पीपल्स थे, जो सिटीजन थे, वो क्या नहीं चाहते थे कि वो जो पुराने ओल्ड स्टाइल जो रूल है वो अपनाए जाएं, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो क्या हो जाए, ओल्ड स्टाइल को न अपनाए। लोग क्या चाहते थे, उनको क्या मिले, फ्रीडम मिले। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार के, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि यूएसएसआर और यूएसए किस तरीके से अपने आप को दो पावरफुल बताया जा रहा था। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से गोरबाचाव जो था वो माइकल गोरबाचाव कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था, जो क्या करना चाहता था, वहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सुधार करना चाहता था, लेकिन उसके जो सुधार थे वो ज़्यादा समय तक सफल नहीं हो पाए। इस तरीके से यह 1991 में यह घटना घटित हुई और जो यूएसएसआर था उसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। और वहाँ के जो मेन कारण क्या रहा कि वहाँ के जो सिटीजन थे, जो लोग थे, वो क्या नहीं चाह रहे थे कि वो दोबारा से यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो रूल है, जो ओल्ड स्टाइल रूल है, उसके अंडर में रहकर काम करें। वो चाहते थे, क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे कि हम किसी पार्टी के गुलाम न बने और हम अपनी मर्जी से सारे कार्य कर सके। इस तरीके से यूएसएसआर क्या बनता जा रहा था, जो पावरफुल था, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या हो रहा था, विघटन होता जा रहा था। लेकिन जो मेन लोग जो रहे हैं यूएसएसआर से जुड़े हुए लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि इस ऐसे यूएसएसआर का क्या हो जाए, विघटन या डिसोल्यूशन या इंटीग्रेटेशन हो जाए। और इस अब आगे हम जो देखेंगे पता चलेगा कि किस तरीके से यूएसएसआर और जिसको हम बोलेंगे यूएसए, दोनों के बीच कैसे बातचीत हुई है और दोनों ही कैसे पावरफुल शक्ति बनी है पूरे समाज के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये जो सारी घटनाएं घटित हुई हैं ये कब हुई हैं, ये हुई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार तक, जब तक हमारा इंडिया जो आज़ाद कंट्री नहीं था, यानी जो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, तब तक वो किसका साथ दे रहा था, ब्रिटेन का साथ दे रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का कोई नाम निशान नहीं था। अगर भारतीय खेल भी रहे थे तो वो किसकी तरफ से युद्ध में खेल रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में वो जो थे वो ब्रिटेन की तरफ से खेल रहे थे, इंडिया की तरफ से कोई भी नहीं, क्योंकि उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम कंट्री था। और हमारा देश आप सभी को पता है 1947 में क्या हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे 1991 में क्या हो गया है, किसका इनकरेज हो गया, विघटन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, किसका बताया गया है यहाँ पर, यूएसएसआर का विघटन हो गया। देखते हैं कैसे जो यूएस थी वो पावरफुल कंट्री बनी है और कैसे जो बाकी जो देश रहे हैं जो दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र से अलग थे, उसमें हमारा इंडिया भी शामिल था, क्योंकि 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था। और उन्होंने कैसे जो मिक्स जो व्यवस्था थी उसको अपनाया, जो कैपिटलिज्म से भी जुड़ी हुई थी और सोशलिज्म से भी जुड़ी हुई थी। रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, द थ्री मेजर रिपब्लिक ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर द December 1991 the Soviet Union was the disintegrated. Capitalism and democracy was adopted as the basic of the post-Soviet republic. तो यह आपको याद रखना है कि तीन ऐसी जो कंट्री हैं, जो रसिया है, यूक्रेन और बेलारूस, ये थ्री मेजर रिपब्लिक
थी जो यूएसएसआर से अलग हुई। उन्होंने अपने आप को दिसंबर 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेटेड हुआ था तब उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया था। जो कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद। और डेमोक्रेसी आप सभी को पता है, डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र, यानी लोगों की सरकार, लोगों के लिए बनी सरकार और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। इट इज़ द फॉर्म ऑफ द बाय द पीपल फॉर द पीपल या ऑफ द पीपल। जिसको हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। ये जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को किसने बेसिक थे किसके? भाई सोवियत रिपब्लिक के जो बेसिक इन्होंने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था बाद में, जब यूएसएसआर का क्या हो चुका था? गठन यानी विघटन, या जिसको हम बोलेंगे डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, या फिर हम बोलेंगे कि जो यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता चला गया। यानी जो यूएसएसआर एक पावरफुल ताकत बना हुआ था वो कैसे कैसे धीरे धीरे उसका डिसोल्यूशन हो गया और बाद में जो यूएस था वो क्या बने? एक पावरफुल शक्ति के रूप में उभर कर आया है। तो ये आपको याद रखना है कि रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये 3 मेजर रिपब्लिक थे किससे हुए? जो यूएसएसआर, किसके थे? यूएसएसआर से, जिन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद। तो अब हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से यूएसएसआर और यूएस में कैसे एक दूसरे को पहले तो नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे। दोनों के बीच में कोल्ड वार चला हुआ था। आपको कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि कोल्ड वार क्या होता है, तो ये चैप्टर फर्स्ट में आता है कोल्ड वार, लेकिन थोड़ा आपको मैं बता देती हूँ कि कोल्ड वार क्या होता है। कि ऐसी लड़ाई जो कोई मतलब जिसमें न कोई मरे, न कोई गोली बारूद की कोई लड़ाई होती है, बल्कि ऐसी लड़ाई जो मीडिया के माध्यम से या एक दूसरे को बातों के माध्यम से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। और जो ये कोल्ड वार था ये 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो जाता तो उसके बाद चला था यूएसएसआर के बीच में और यूएसए, क्योंकि दोनों ही क्या बार बार बताया गया पावरफुल यानी बहुत ही ताकतवर शक्तियां थी और दोनों अपना अपना क्या करना चाहती थी? वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसलिए दोनों के बीच में क्या चलता रहा? कोल्ड वार चलता रहा और 1991 में कोल्ड वार का अंत हो गया। और 1945 के बाद ये आपको याद रखना है कि यूएसएसआर तो सोशलिज्म को अपना रहा था और जो यूएस था वो किसको अपना रहा था? वो कैपिटलिज्म को अपना रहा था। बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने मिक्स अपनाया। उन्होंने न तो वो ऐसी स्थिति थी कि वो न तो पूरी तरह से यूएस को मानना चाहती थी या पूरी तरह से यूएसएसआर को मानना चाहती, क्योंकि सारी बाकी जो कंट्रीज थी वो डेवलपमेंट कंट्री थी, वो बीच का रास्ता चुनना चाहती थी। वो कैपिटलिज्म को भी मानना चाहती थी और सोशलिज्म को भी मानना चाहती थी, जिसमें हमारा इंडिया भी क्या रहा है? एक ऐसी कंट्री रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या बताया गया है? रीजन फॉर द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ पर वो रीजन आएंगे कि भी किस तरीके से सोवियत यूनियन का क्या हो गया है? विघटन हो गया। देयर आर सेवरल रीजन विच आर लेड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। देयर दीज वर। तो यहाँ पर क्या किया? सोवियत यूनियन का जो विघटन हो गया है उसके कौन कौन से कारण रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे कारण रहे हैं जो सोवियत यूनियन के विघटन के कारण बने हैं, यानी उसके कोलैप्स के कारण बने हैं, उसके अंत के कारण बने हैं। और यूएस क्या हो गया? एक पावरफुल शक्ति के रूप में उभर कर आया। तो उन कारणों के बारे में, उन रीजंस के बारे में हम जानेंगे कि फर्स्ट रीजन क्या रहा होगा जिससे क्या हो गया? सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया या डिसोल्यूशन हो गया और ये क्या बन गया? यूएस क्या बना? एक पावरफुल शक्ति के रूप में उभर कर आया। वैसे आपको बता दें 1945 से पहले यानी जो ब्रिटेन था
वो क्या अपने आप को सबसे ताकतवर मानता था, लेकिन बाद में 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका और जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, इनके पास ही क्या रह गई थी, पावरफुल जो शक्ति थी वो रह गई थी, जिसकी वजह से इनके बाद में यूएसएसआर का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसके कुछ कारण रहे हैं, उन कारणों के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट आता है इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो फर्स्ट कारण देखिए, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत, यानी कुछ जो सोवियत यूनियन था या सोवियत यूनियन बोलो या यूएसएसआर के बीच में कुछ इंटरनल वीकनेस थी, जो किस किस को लेकर थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बीच में थी। जो क्या हो गया था, जो लोगों की जो एस्पिरेशन देती थी, लोगों से मिलकर एस्पिरेशन लेते थे, बाद में जो उसका एक्सप्रेशन था वो धीरे धीरे से क्या होता जा रहा था, वीकनेस यानी कमज़ोर पड़ता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर क्या पता चला है कि वही फर्स्ट का जो कारण रहा है कि यूएसएसआर का क्या हो गया है, विघटन हो गया है। तो इसका पहला कारण आपको पता चला है, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहोगे तो इसके लिए और इजी ट्रिक भी मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे यूएसआर और यूएस का क्या हो गया है, विघटन, यूएसएसआर का क्या हो गया है, विघटन हो गया है। तो फर्स्ट कारण हमें पता चला फर्स्ट रीजन का। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड रीजन क्या आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा फर्स्ट रीजन। सेकंड जो रीजन आया है, सेकंड रीजन आता है हमारा, द इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन बिकेम ए स्टैग्नेंट। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग एन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री arsenal. The Soviet Union too became stagnant due to rampant corruption, the unwillingness to allow more openness in government, and the centralization of authority in a vast land. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि भी सेकेंड रीजन में जो इकोनॉमिक थी ऑफ सोवियत यूनियन की, धीरे धीरे वो क्या बन गई थी, स्टैग्नेंट बन गई थी। सोवियत यूनियन जो इकोनॉमी का यूज मोस्टली जो रिसोर्सेज थे उनको मेंटेन करने में किया जाता था, और मोस्टली जो रिसोर्सेज थे जैसे न्यूक्लियर और मिलिट्री। न्यूक्लियर क्या होते हैं, जो परमाणु शक्तियों को मेंटेन करने के लिए, और मिलिट्री के ऊपर खर्च करने के लिए मोस्टली जो पैसा लगाया जाता था, जिससे उनकी जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो डगमगा गई थी। द सोवियत यूनियन टू बिकेम रैम्पेंट करप्शन टू unwillingness to allow more openness in government and the centralization of authority in a vast land। तो क्या बताया जा रहा है कि मोस्टली जो पैसा किस किस के ऊपर, परमाणु और जो न्यूक्लियर यानी जो परमाणु और मिलिट्री जो रिलेशन थे उसके ऊपर ख़त्म होता जा रहा था। सोवियत यूनियन बिकेम ए स्ट्रेंगर टू द रैम्पेंट करप्शन। सोवियत यूनियन क्या चाहती थी कि भाई करप्शन को पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहती थी, यानी वो न चाहते हुए भी जो पैसा था वो ज़्यादातर खर्च हो रहा था, और गवर्नमेंट के मोस्टली जो अलाउंस के ऊपर जो क्या हो रहा था, पैसा ख़त्म हो रहा था। जो सेंट्रलाइजेशन जो अथॉरिटी थी, यानी एक बड़ा एरिया के ऊपर, तो सोवियत यूनियन को उसको मेंटेन करना पड़ता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनका जो पैसा था वो ख़त्म होता जा रहा था। तो यहाँ पर हम क्या कारण पढ़ रहे हैं कि भाई यूएसएसआर के विघटन के क्या कारण रहे हैं। तो पहला कारण आपको पता चला था कि भाई किस तरीके से फर्स्ट कारण बताया गया था। तो दूसरा कारण हमारा क्या रहा है कि कैसे इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो धीरे धीरे प्रभावित हो रही थी, और यूएसएसआर का जो पैसा था वो मिलिट्री को मेंटेन करने में और फोर्स को मेंटेन करने के में चला जाता था। तो यहाँ आपको कैसे पता चल रहा है कि जो सोवियत यूनियन था, तो पहले जो उसकी वीकनेस थी, इंटरनल वीकनेस रही है इकोनॉमिक रूप से, कि जो लोग थे ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे कि वो यूएसएसआर के अंदर शामिल हो।
और सेकंड जो कहते क्या देखने को मिला कि जो सोवियत यूनियन बनाई गई थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे उसका जो प्रभाव था सोवियत यूनियन का, जो स्ट्रेगेंट बना है सोवियत यूनियन में, तो उनके जो इकोनॉमी के जो रिसोर्स थे मोस्टली किसके ऊपर खर्च होते जा रहे थे, न्यूक्लियर और मिलिट्री, ये जो न्यूक्लियर यानी परमाणु शक्ति के ऊपर और जो मिलिट्री को मैनेज करने के ऊपर खत्म होते जा रहे थे। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिला है कि सोवियत यूनियन ने धीरे धीरे से जो करप्शन की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी, अगर न चाहते हुए भी जो उनके लोग मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट मोर ओपननेस होती जा रही थी कि वो न चाह रहे थे, फिर भी ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि बहुत बड़े एरिया में जो अथॉरिटी थी, सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी उनके पास थी, तो वहाँ पर कैसे लोग प्रभावित हो रहे थे। तो आपने ये चीज़ें तो आपने पहले ही देखी होंगी कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो जाता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो अंत होता है उस समय क्या हुआ था, यूएसए ने जापान के 2 शहर थे नागासाकी और हिरोशिमा, उसके ऊपर बम गिरा दिए थे, जिसकी वजह से ये पता चल रहा था कि भाई यूएस के पास बहुत ज़्यादा परमाणु शक्ति है। तो ऐसे ही जो यूएसएसआर था वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन यानी जो न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन, अपनी मिलिट्री का प्रदर्शन करना चाहता था कि जो यूएस है ये न माने कि उनके पास जो मिलिट्री पावर हो वो कम है या जो परमाणु शक्ति है वो कम है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पता चल रहा है कि भाई यूएसएसआर ने अपना जो सारा ध्यान था वो किसकी तरफ खींच लिया था। पहले तो उनकी खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो मतलब इंटरनल वीकनेस उनके पास देखने को मिली, और सेकंड जो मोस्टली जो पैसा था वो किसके ऊपर खर्च करते जा रहे थे, मिलिट्री के ऊपर और न्यूक्लियर जो शक्तियां थी उनके ऊपर खर्च करते जा रहे थे। और ये सारी चीज़ें बहुत मतलब बड़े करप्शन को धीरे धीरे क्या दे रही थी, जन्म दे रही थी। मतलब ये नहीं चाहता था कि यूएसएसआर की ऐसा मतलब लोगों को इससे हानि हो, लेकिन फिर भी इसका जो प्रभाव था वो लोगों के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि आपको पता है कि जो यूएसएसआर है पहले से ही किसके मतलब जो सोशलिज्म को अपनाता हुआ जा रहा था, कि वो समाज को पूर्ण रूप से ये मानता था कि समाज जो है लोगों के पास अपना सब कुछ है, लोग हैं, और सोशलिज्म यानी समाजवाद को अपनाता हुआ जा रहा था। उसने कैपिटलिज्म के बारे में ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया था, जबकि जो यूएस था वो किसकी तरफ ध्यान दे रहा था, कैपिटलिज्म की तरफ ध्यान दे रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा कारण रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि भाई इससे यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता जा रहा है। तो थर्ड रीज़न देखते हैं और क्या रीज़न रहा है। A section of the society was not happy with the reform of Gorbachev. It was believed that the reform introduced by Gorbachev were at very slow pace. तो यहाँ पर आपने क्या देखा है कि एक सोसाइटी सेक्शन ऐसा था जो गोरबाचाव था। गोरबाचाव कौन था, अभी अभी हमने पहले पढ़ा था। गोरबाचाव कौन था, जो जनरल था, लेकिन लोग उससे क्या नहीं थे, खुश नहीं थे। गोरबाचाव जो मतलब सुधार करना चाहता था, जो सुधार उसने इंट्रोड्यूस किए थे वो बहुत ही स्लो पेस में थे, वेरी स्लो पेस। यानी ऐसे नहीं थे कि उसके जो विचार तो उसने बना लिए, लेकिन जो उनके ऊपर पूर्ण रूप से कार्य किया जाना था वो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल स्लो था। इसलिए लोग जो सोसाइटी के लोग थे वो उनके सुधारों से ज़्यादा खुश नहीं थे कि भाई अगर सुधार कर भी रहे हैं तो फास्टली करिए, ताकि समाज को पता चले कि भाई जो सुधार हुआ है वो लोगों की भलाई के लिए कैसे एकदम से उसने अपने स्टेप ले लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फोर्थ रीजन क्या बताया गया है, अनदर रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ USSR was the rise of nationalism and the desire for the sovereignty with the various republic including Russia and the Baltic Republic। तो यहाँ पर फोर्थ रीजन क्या देखने को मिला, दूसरा अनदर जो रीजन है जो यूएसएसआर के कोलैप्स का कारण बना है, तो वो क्या रहा है, नेशनलिज्म का राइज यानी नेशनलिज्म का उदय होना। जो यूएसएसआर क्या डिजायर रखता था कि वो किस तरीके से पूर्ण रूप से रिपब्लिक करेगा, इसमें
किस किस को इंक्लूड कर लिया था, रसिया को भी, और दूसरा कौन सा, जो बाल्टिक रिपब्लिक था उसको भी। तो मतलब ये भी है कि क्या था, नेशनलिज्म भी क्या बना था यूएसएसआर के कोलैप्स का कारण, या उसके विघटन का कारण, या उसके डिसोल्यूशन का कारण बना था। तो अब तक तो हमें किसका पता चला कि कौन कौन से रीजंस रहे हैं किसके, यूएसएसआर के विघटन के या डिसोल्यूशन के। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन कि जो डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन के क्या परिणाम रहे हैं। तो देयर आर मैनी consequence of the disintegration of USSR, they are as follows। तो यहाँ पर क्या आपको बहुत सारे परिणाम मिले, मैंने यानी जो इसके रिजल्ट आए हैं, कॉन्सिक्वेंस आए हैं किसके, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के। तो देखते हैं वो क्या क्या परिणाम रहे हैं। तो फर्स्ट आया हमारा, इट लेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वार confrontation, there was no dispute of socialist ideology and capitalist ideology। तो सेकंड जो फर्स्ट परिणाम क्या रहा है कि जो कोल्ड वार जैसे ही एंड होता है कोल्ड वार का, कोल्ड वार क्या था, जो शीत युद्ध था जो किस किस के बीच में चल रहा था 1945 के बाद, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वार का अंत हो चुका था उसके बाद धीरे धीरे कोल्ड वार का अंत हुआ। और कोल्ड वार का अंत कब हुआ, जब यूएसएसआर का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि भाई जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी ये लोग उसको नहीं अपना रहे थे, बल्कि किसको, कैपिटल जो आइडियोलॉजी थी उसको अपना रहे थे। तो ये जो नो डिस्प्यूट यानी इनके बीच में कोई, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटल आइडियोलॉजी के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। सेकंड क्या बता, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज एंड थस इट लेड टू चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। सेकंड क्या बता जा रहा है, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, कि पावर रिलेशंस ने वर्ल्ड पॉलिटिकल्स को चेंज कर दिया था। और इस तरीके से जो रिलेटिव इन्फ्लुएंस आइडियाज रहे हैं और एंड इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशंस में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। कि जो पावर रिलेशन अगर वर्ल्ड में देखते हैं कि किस तरीके से यूएस का या यूएसएसआर का पूरे वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी जो पॉलिटिक्स, जो नीतियां थी, जो राजनीतिक प्रभाव थे, कैसे चेंज्ड आए हैं। और जो ये चेंज है किससे रिलेटेड हुआ है, कि उनके आइडियाज़ और इनके जो इंस्टीट्यूशंस ने किस तरीके से जो आइडियाज़ थे, इनके पॉलिटिक्स आइडियाज़, उनके ऊपर वर्क किया है। तो यहाँ पर आपको क्या देख रहे हैं कि भाई जो कोल्ड वार के क्या क्या परिणाम निकले, किसकी वजह से जो कोल्ड वार के यानी यूएसएस के विघटन के बाद जो पहला कारण देखने को मिला कि वैसे तो न तो सोशलिस्ट और आइडियोलॉजी और कैपिटल आइडियोलॉजी के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। और सेकंड क्या देखने मिला कि भाई जो पावर रिलेशन था वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इनके बीच में, इसमें वर्ल्ड को क्या कर दिया, चेंज करके रख दिया। कि क्योंकि मोस्टली जो लोग यानी जो वर्ल्ड पीपल, जो वर्ल्ड के लोग थे, वो क्या चाहते थे कि वो कैपिटलिज्म का जिन्होंने साथ दिया, यानी आइडियाज़ सिर्फ आइडियाज़ बनकर ही रह गए। इतने इन्फ्लुएंस रूप से जो रिलेटिव जो चेंज आए थे वो कैपिटलिस्ट की वजह से आए थे, न कि किसके, सोशलिज्म की वजह से आए थे। तो नेक्स्ट देखिए क्या देखने को मिला है। थर्ड में क्या दिया गया है, द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर विच ऑल्सो backed the capitalist economy, making its dominant economic system internationally। तो क्या देखने को मिला है कि भाई इसके परिणाम क्या निकले यूएसएसआर के। जो यूएस था वो क्या बन गया, एक सुपर पावर बना, और इस तरीके से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक तो जो थी वो वापिस आ गई। और इकोनॉमिक सिस्टम जो इंटरनेशनल रूप से किसको अपना लिया, यानी मोस्टली रूप से जो दुनिया ने कैपिटलिस्ट को यानी कैपिटलिज्म को अपना लिया, जिससे यूएस जो चाहता था वो इसकी इच्छा पूरी हुई कि जो दुनिया के जो देश हैं यानी जो कंट्रीज़ हैं वो कैपिटलिज्म को फॉलो करें, न कि सोशलिज्म को। इस तरीके से यूएस क्या बन गया था, एक पावरफुल यानी सुपर पावर
बन गया और जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वैस की वो बहुत ज़्यादा हुई। इस तरीके से जो सोशलिज्म को पीछे छोड़ दिया गया और कैपिटलिज्म जो था वो आगे निकल गया। तो ये यूएसएसआर के विघटन के परिणाम निकले कि यूएसएसआर का जब डिसोल्यूशन हुआ तो इसका वजह ये हुई कि कम जो सारी दुनिया के अंदर, सारे संसार के अंदर यूएस का नाम माना जाने लगा और यूएस को सभी पावरफुल समझने लगे, क्योंकि यूएस ने किसको फॉलो किया था, कैपिटलिज्म को फॉलो किया था। और बाकी जो कंट्री थी वो भी क्या चाहती थी कि पूंजीवादी की तरफ ध्यान दिया जाए, न कि समाजवाद, क्योंकि अगर जिसके पास पैसा होता है वो हमेशा इस दुनिया में आगे ही रहता। सामाजिक चीज़ें समाज से जुड़ी तो रहती हैं, लेकिन आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आगे रहेगा वो क्या रहेगा, वो पैसा रहेगा। तो ये किसका क्या माना गया था कि भी ये भी एक यूएसएसआर के डिसोल्यूशन का कारण बना। नेक्स्ट देखते हम 4th पॉइंट क्या आया हमारा निकल कर। 4th पॉइंट में क्या आएगा, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे फॉर द emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspiration and choices. सोवियत जो यूनियन थी वो क्या हो गई थी, उसका एंड हो गया था और नई नई जो कंट्रीज़ थी उन्होंने नए नए अपने वेज अपना लिए थे। जो यूएसएसआर को फॉलो कर रहे थे अब उन्होंने यूएसएसआर को फॉलो करना छोड़ दिया था। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइस। अब जितने भी जो कंट्रीज़ थी वो खुद को इंडिपेंडेंट के लिए यानी आज़ाद कराने के लिए एस्पिरेशंस होती जा रही थी और वो खुद की चॉइस से अपने सारे कार्य करना चाहती थी। यानी जो यूएसएसआर और यूएस दोनों पावरफुल कंट्रीज थी, आपको पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पता चला। और यूएसएसआर क्या चाहती थी कि भाई मेरे साथ कुछ कंट्रीज जुड़े, लगभग 15 कंट्रीज ऐसी थी जो यूएसएसआर को क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी। लेकिन साथ में यूएस भी क्या चाहती थी कि जो कंट्रीज हैं वो किसको फॉलो करे, वो कैपिटलिज्म को फॉलो करे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब जैसे ही यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि सोवियत यूनियन भी क्या हो जाती है, ब्लॉक, यानी उसका एंड हो जाता है और बहुत सारी नई नई कंट्रीज बनती हैं। और जितनी भी कंट्री बनी वो खुद को क्या चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट होए और इंडिपेंडेंट का एस्पिरेशन उनको मिला था और वो अपनी चॉइस से अपने अकॉर्डिंग ही वो अपने सारे कार्य करना चाहती थी। उन्होंने दोनों रास्ते को अपनाया था, जिसमें से जो मिक्स्ड जो पॉलिसीज थी वो अपनाई थी उन्होंने। वो सोशलिज्म को भी नहीं छोड़ना चाहते थे और कैपिटलिज्म को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि ये जो कंट्री थी, जो नई नई कंट्री उभर कर आई थी, जो आज़ाद होकर आई थी, वो एक रूल को फॉलो नहीं कर सकती थी, न तो वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर सकती थी और न ही वो किसको, सोशलिज्म को फॉलो कर सकती थी। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। वो दोनों को फॉलो कर रही थी, वो यूएसएसआर को भी फॉलो कर रही थी और साथ में वो यूएस को भी फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने खुद को यानी इंडिपेंडेंट होने के लिए एस्पिरेशन उनको मिल चुका, तो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सारे वर्क करना चाहते थे। फिर देखिए क्या आता है कि क्या जो कॉन्सिक्वेंस यानी क्या परिणाम निकल कर आया है यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद। द इंटरनेशनल सिस्टम saw many new players emerge, each with its own identity, interests and economic and political difficulties. तो द इंटरनेशनल सिस्टम जो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि भाई जो इंटरनेशनल जो सिस्टम था उसमें नए नए जो प्लेयर्स क्या है, एमर्जेंस यानी उभर कर आए, यानी नई नई जो कंट्रीज थी वो उभर कर सामने आई। वो खुद को यानी ये दिखाना चाहती थी कि भी उनकी भी पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई उनकी आइडेंटिटी है, उनके भी कुछ इंटरेस्ट हैं, उनकी भी कुछ जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो उनको किस तरीके से सामना करके वो खुद को अपने मतलब
इस वर्ल्ड के अंदर खुद को शो करना चाहती थी। तो इस तरीके से क्या देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारी जो कंट्रीज थी, जो वर्कर आई थी, वो खुद की आइडेंटिटीज बनाना चाहती थी, खुद के इंटरेस्ट को दिखाना चाहती थी। उनके सामने जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज आ रही थी, कैसे सामना करके वो चाहे यूएसएसआर की मदद ले रही थी या यूएस की मदद ले रही थी। मोस्टली जो यूएस ने गरीब कंट्रीज की, जो पुअर कंट्रीज थी, उनकी मदद की थी उभरने में कि किस तरीके से वो गरीबी से निकले। तो मोस्टली कंट्रीज ने किसको अपनाया था? कैपिटलिज्म को अपनाया था। तो ये थे स्टूडेंट हमारा कुछ चैप्टर का, यानी कुछ पार्ट ही आया है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का। जो नेक्स्ट पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल का सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।